Hey guys, hello everyone, welcome to the 6th lecture of breathing and exchange of gases। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करने वाले हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग यानी एक्चुअल में ब्रीदिंग कैसे अचीव करते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है जिसकी वजह से ब्रीदिंग अचीव होता है, इसे बोला जाता है बच्चों मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना होगा दैट ब्रीदिंग जो होता है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होने वाली प्रोसीजर होती है। क्या होता है बच्चों? ब्रीदिंग 2 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होने वाली प्रोसीजर होती है, यानी ब्रीदिंग के अंदर 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है बच्चों। सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। ठीक है, कौन सी 2 स्टेजेस होती है बच्चों ब्रीदिंग के अंदर? पहली स्टेज होती है इनहेलेशन, यानी गैसेस को अंदर लेना, एटमॉस्फेयर जो होता है एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना बॉडी के। एंड दूसरा होता है बच्चों एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन यानी जो एल्वियोलाई की जो एयर होती है, हमारे बॉडी के अंदर की जो एयर होती है, इसे बाहर छोड़ना। ठीक है, तो 2 स्टेजेस है बच्चों ब्रीदिंग के अंदर। पहली है इनहेलेशन, यानी जिससे हम एटमॉस्फेयर के एयर को अंदर लेते हैं, एंड दूसरी है एक्सहेलेशन, जिससे हम हमारे बॉडी के एयर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो 2 स्टेजेस होते हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेज इज द इनहेलेशन, सांस अंदर लेना, एंड द सेकेंड स्टेज इज द एक्सहेलेशन, यानी सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। अब बच्चों सबसे पहले हम इनहेलेशन को पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम एक्सहेलेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इनहेलेशन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इनहेलेशन यानी होता क्या है? एयर को अंदर लेना। ठीक है, कौन सी एयर को अंदर लेना बच्चों? एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना। एंड आपको ये पता होना चाहिए दैट एटमॉस्फेयर की जो हवा होती है, एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है, ये ऑक्सीजन रिच एयर होती है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होगा एटमॉस्फेरिक एयर में, ये आप जानते हो। ठीक है, बट यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का कुछ काम नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो 2 गैसेस की नीड है दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही 2 गैसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर बच्चों ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एयर हम इनहेल करेंगे बच्चों, इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, दैट्स वाई इसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन रिच एयर। तो ऑक्सीजन रिच एयर को हम क्या करेंगे बच्चों? इनहेल करेंगे, या फिर एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। ठीक है, तो इनहेलेशन को ही इंस्पिरेशन भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है दैट इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोला जाता है। एंड इनहेलेशन यानी होता क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर या फिर एटमॉस्फेरिक एयर लिख देती हूँ पहले, या फिर क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन रिच एयर। एटमॉस्फेरिक एयर या फिर ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनसाइड बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर इसको लेना, इज टेकन इनसाइड बॉडी, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन कैसा होता है ये हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। बिफोर दैट इनहेलेशन की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो 2 सेकेंड। ठीक है, इनहेलेशन को अचीव करने के लिए 2 सेकेंड्स हमें लगते हैं। ठीक है, यानी 2 सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम बच्चों पढ़ेंगे दैट इनहेलेशन दैट इज सांस अंदर लेना, ये एक्चुअल में होता कैसे है? अपने आप थोड़ी ना होगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो हमारे बॉडी के अंदर होता होगा जिससे हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे हैं, राइट? कुछ ना कुछ तो होता होगा। सो वही अभी हम देखने वाले हैं। तो बच्चों इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन करने के लिए 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, 2 मसल्स। अभी सबसे पहले तो आपको उन मसल्स के बारे में समझना होगा दैट वो मसल्स कौन होती है, कौन सी होती है। तो सबसे पहली मसल होती है बच्चों डायाफ्राम। ठीक है, इनहेलेशन को अचीव करने के लिए सबसे पहली जो मसल होती है, जो मसल यहाँ पर इन्वॉल्व होती है दैट इज डायाफ्राम। ठीक है, सो मसल इन्वॉल्व्ड पहला है बच्चों डायाफ्राम। ठीक है, एंड दूसरा है बच्चों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, पहला है डायाफ्राम एंड दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों इनहेलेशन को अचीव करने के लिए। यानी अगर हमें इनहेलेशन करना है तो स्टूडेंट्स हमें ये 2 मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना होगा। ठीक है, सो अब ये होगा कैसे देखना। सबसे पहले तो डायाफ्राम होता क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर तो आपको बताया था, बट स्टिल यहाँ पर बता देती हूँ। डायाफ्राम क्या होता है ये देखना। ये मान लो आपकी बॉडी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डायाफ्राम ये एक ऐसी मसल होती है बच्चों जो क्या करती है? थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। और इसके शेप की अगर मैं बात करूँ तो डायाफ्राम आपका ऐसा होता है, डोम शेप की मसल होती है ये ऐसी। ठीक है, सो इट इज़ प्रेजेंट लाइक दिस, डोम शेप।
ठीक है। एंड ये मसल क्या करती है बच्चों, ये डायाफ्राम वाली मसल डोम शेप की होती है और ये आपके थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में पार्टीशन की तरह काम करती है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस के अंदर दैट डायाफ्राम के ऊपर की जो कैविटी होती है बच्चों, उसे थोरैसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी बोलते हैं, और डायाफ्राम के नीचे की जो कैविटी होती है उसे एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो मसल इन्वॉल्व होगी इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन के अंदर, दैट इज योर डायाफ्राम। एंड दूसरी जो मसल होती है बच्चों, दैट इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो देखना बच्चों, मान लो ये आपकी लंग्स है, ठीक है। अगर मैं इस साइड में भी लंग्स का प्लेसमेंट बताऊं तो डायाफ्राम के ऊपर आपकी लंग्स ऐसी प्रेजेंट होती है, अ पेयर ऑफ लंग्स, राइट। फिर यहाँ पर ऐसा ट्रेकिया होता है, फिर ये ट्रेकिया आपका ऐसे डिवाइड करता है ब्रोंकस के अंदर एंड फर्दर, ठीक है। सो ये डायाफ्राम के ऊपर सिचुएटेड है लंग्स, ठीक है। एंड अभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, तो मान लो बच्चों ये लंग है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था दैट लंग्स थोरैसिक चैम्बर के अंदर प्लेस किए जाते हैं एंड थोरैसिक चेम्बर लैटरली रिब्स से लाइंड होता है। तो मान लो ये लंग्स है बच्चों एंड यहाँ पर ये लंग्स के ऊपर ऐसे लैटरल साइड में ऐसे रिब्स प्रेजेंट है। सो ये जो ब्लैक कलर में मैं सर्कुलर बना रही हूँ स्टूडेंट्स, मान लो ये आपके क्या है, ये आपके रिब्स है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, ये जो दो रिब्स होती है, दो रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है बच्चों इंटरकोस्टल मसल। क्या बताया बच्चों मैंने, दो रिब्स के बीच की मसल्स जो होती है उसे क्या बोला जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स बोला जाता है। नाम ही समझ रहा होगा आपको नाम से, जैसे इंटर यानी क्या होता है, बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में, एंड कोस्टल टर्म ये रिब्स से एसोसिएटेड है, तो दो रिब्स के बीच की मसल, इसी को बोला जाता है बच्चों इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो रिब्स के बीच में है इसीलिए इसे इंटरकोस्टल बोलेंगे। एंड यहाँ पर दो टाइप की होती है बच्चों फर्दर, जो बाहर वाली होती है, बाहर वाली जो होती है उसे बोला जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और अंदर वाली जो इंटरकोस्टल मसल होती है उसे बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, मान लो स्टूडेंट्स ये आपके दो रिब्स हो गए, ठीक है, ये आपके दो रिब्स हैं, ठीक है। अगर ये दो रिब्स है, ऐसे ही बना देती हूँ जैसे ऊपर बनाया, ये आपके अंदर लंग्स है और ये आपके दो रिब्स है मान लो, ठीक है, ये आपकी लंग है। अब ये दो रिब्स के बीच में जो बाहर के साइड में जो होती है, ये बाहर के साइड की मसल है मान लो, बाहर के साइड के मसल को बोलेंगे बच्चों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और अंदर के साइड के मसल को बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल। सो ये रिब्स है बच्चों, रिब्स के बीच की मसल इज इंटरकोस्टल मसल, और इंटरकोस्टल मसल के अंदर भी जो बाहर के साइड में प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो अंदर के साइड में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। अंदर वाली क्या हो गई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर देखना, इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन के अंदर जो दो मसल्स इन्वॉल्व है दैट इज डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो यहाँ पर इंटरनल वाली इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनल इंटरकोस्टल वाली, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वाली इन्वॉल्व है, ये आपको याद रखना है। अब होगा क्या बच्चों, ये डायाफ्राम एंड ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये बेटा कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो डायाफ्राम ने आपका कॉन्ट्रैक्शन शो किया, तो आपका डायाफ्राम पहले कैसा था बच्चों, डोम शेप था। अब डोम शेप था, अब इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जब डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, जो डोम शेप का जो डायाफ्राम होता है, पहले कैसा था, ऐसा था डायाफ्राम, राइट, यानी कैसा होता है बच्चों, ये डोम शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो डोम शेप का डायाफ्राम है ये ऐसा खिंच जाएगा एंड ये फ्लैट शेप का हो जाएगा। ये देखना, पहले ऐसा डोम शेप का था, अब ये डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा फ्लैट शेप का, ठीक है। सो आपका डायाफ्राम अभी कैसे दिखेगा बच्चों, ऐसा सीधा फ्लैट शेप का ये आपको दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम मसल का, ठीक है। एंड डायाफ्राम मसल आपकी डोम शेप से फ्लैट शेप के अंदर आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पर आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, देखना बच्चों, ये यहाँ पर बाहर के साइड में, दो रिब्स के बीच में और बाहर के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मसल्स प्रेजेंट है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी बच्चों तो ये ऐसे सामने मूव करेगी, जैसे मैंने लंग्स ऐसे बनाए हैं, राइट। सो यहाँ पर जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब ये आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेगी, ठीक है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आउटवर्ड एंड अपवर्ड, जैसे डायाफ्राम डोम से फ्लैट आ गया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऐसे सामने और ऊपर मूव करेगी, सामने एंड ऊपर, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी
कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब वहां पर जो रिब्स होंगे बच्चों, ये रिब्स आपके कैसे मूव करेंगे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वो ये जो रिब्स है ये आपके ऐसे ऊपर एंड सामने मूव करेंगे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। रिब्स के साथ साथ स्टर्नम भी आपका अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर होगा क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो रिब्स और जो स्टर्नम है वो अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स रेज करेंगे। सो रिब्स और आपका स्टर्नम आर रेज्ड अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स आपके रिब्स एंड स्टर्नम रेज करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, देखना, डायाफ्राम ने डोम शेप की मसल जो है ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुई डायाफ्राम, तब ये ऐसी फ्लैट शेप की हो गई। तो इसकी वजह से होगा क्या, डायाफ्राम के ऊपर बच्चों लंग्स प्रेजेंट है, तो डायाफ्राम डोम शेप से फ्लैट शेप का हो गया। तो अब होगा क्या, जो थोरैसिक कैविटी है बच्चों उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यस और नो। अब देखो, पहले डायाफ्राम ये एक पर्टिकुलर इंसान की बॉडी है, तो ये यहाँ पर डायाफ्राम ऐसे डोम शेप का है, अब ये डोम से ऐसे फ्लैट शेप का हो गया, तो मुझे बताना ये थोरैसिक वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ेगा या कम होगा। अब ऐसा था, पहले कम वॉल्यूम था, अब ऐसे हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम की वजह से बच्चों थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी थोरैक्स का वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज करेगा। सिमिलरली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब आपका रिब्स और स्टर्नम ऐसे आगे की साइड मूव करते हैं, ठीक है, ये ऐसे लाइक दिस, इस वे में ये रेस करेंगे ऐसे ऊपर, ठीक है। तो अगर ये रेस करेंगे तो अगेन बच्चों यहाँ पर भी जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है, ये जो दो मसल्स होती है डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये क्या करती है बच्चों, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाती है। तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड साथ के साथ ही जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा बच्चों, दैट थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, ओवरऑल होता क्या है देखना, कॉन्ट्रैक्शन, किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, इसकी वजह से जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों, ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या होता है, थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर समझाया था बच्चों दैट लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा होता है दैट अगर हम थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है, दैट अगर हमने थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एंड अगर हमने थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम कर दिया तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड लंग्स के वॉल्यूम को बोला जाता है बच्चों इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी ये वर्ड लंग्स से एसोसिएटेड है, एंड इंट्रा यानी अंदर, तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम यानी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, राइट, इसकी वजह से होगा क्या बच्चों, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम दैट इज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एंड अभी केमिस्ट्री के अंदर बच्चों एक लॉ होता है जिसे बोला जाता है बॉयल्स लॉ। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसे बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका वॉल्यूम होता है ये प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एंड अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर आपका बच्चों बढ़ जाएगा, ठीक है। ये होता है बॉयल्स लॉ, यानी जो वॉल्यूम है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स के अंदर का वॉल्यूम, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम यानी क्या होता है बच्चों, लंग वॉल्यूम। तो लंग वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा,
तो मुझे बताना लंग का प्रेशर क्या हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बच्चों कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, इसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा। अब मुझे बताना बच्चों, अगर प्रेशर कम हुआ, ठीक है, तो हवा जो होती है, एंड प्रेशर किसके कंपैरिजन में कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। यानी जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 760 mm ऑफ Hg आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अभी होता क्या है, उसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में आपके जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है ये बच्चों कम हो जाएगा, यानी 760 mm Hg से ये कम हो जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है। तो अभी बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स के अंदर का प्रेशर दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है, तो हवा बाहर से अंदर आएगी। यानी यहाँ पर होगा क्या बच्चों, इनहेलेशन, हवा अंदर से बाहर से अंदर आना, इसे क्या बोला जाता है, इनहेलेशन, या इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर होगा क्या, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर कम हो गया। प्रेशर अगर यहाँ पर कम हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर होता क्या है, प्रेशर कम होने के बाद किसके कंपैरिजन में कम हुआ, सबसे पहले तो ये याद रखना है दैट इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू या फिर विथ रिस्पेक्ट विथ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया व्हेन कंपेयर्ड विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर दैट इज लंग के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। यानी जो मैं ऐसा बोल सकती हूँ दैट इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इट विल बी लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm Hg। तो होगा क्या, एयर हमेशा बच्चों, अब दूसरा रूल, पहला तो बॉयल्स लॉ आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है दैट एयर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है बच्चों, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन के ऊपर ट्रैवल करती हैं, ये आपको पता है, मूव करती हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बच्चों एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो एयर कहाँ से कहाँ आएगी, एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर, यानी एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर आएगी। सो एयर मूव्स इनटू लंग्स, ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, एंड इसी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, इसी को ही इंस्पिरेशन बोला जाता है। एयर आपकी एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आई, इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, इनहेलेशन बोलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है, इतना ही आपको इसके अंदर समझना था। देखो मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के अंदर दो स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली स्टेज है बच्चों इंस्पिरेशन एंड दूसरी स्टेज है एक्सपिरेशन, ठीक है। अब इंस्पिरेशन को ही इनहेलेशन बोला जाता है, यानी सांस अंदर लेना, एंड एक्सपिरेशन को ही एक्सहेलेशन बोला जाता है, यानी सांस बाहर छोड़ना। सबसे पहले बच्चों हमने इनहेलेशन स्टार्ट किया। इनहेलेशन यानी क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है दैट इज जो ऑक्सीजन रिच है उसको बॉडी के अंदर लेना, इसे बोला जाता है बच्चों इनहेलेशन। अब ये जो इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन होता है, इसे करने के लिए 2 सेकेंड्स लगते हैं बच्चों। अब ये इनहेलेशन इंस्पिरेशन कैसा होता है, 2 मसल्स की वजह से ये प्रोसेस अचीव होती है। कौन सी मसल्स, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। होता क्या है बच्चों, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, एंड अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम दैट इज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एंड अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा, जिसके वजह से लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ा, एंड अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। एंड अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो किसके कंपैरिजन में कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है एंड लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है। एंड हवा, एयर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब एयर अभी कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर मूव करेगी। एंड इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, इनहेलेशन बोलेंगे। अब बच्चों आपको जो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है दैट इज
यहाँ पर बच्चों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो डायाफ्राम का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों मसल का, तो उस चीज को अचीव करने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, अगर आपको किसी मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है आपके बॉडी के अंदर, तो आपको एनर्जी लगेगी। एंड जिस भी प्रोसेस के अंदर एनर्जी लगती है बच्चों, उस प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कैसी होगी बच्चों? एक्टिव प्रोसेस। इनहेलेशन कैसी प्रोसेस होती है? एक्टिव प्रोसेस होती है। क्यों एक्टिव प्रोसेस होती है? बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए एनर्जी लगती है। तो इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस को अचीव करने के लिए, इनहेलेशन करने के लिए हमें एनर्जी लगेगी। एंड ये एनर्जी क्या करने वाली है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करती है। कौन से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन? आपके डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। आई होप बच्चों ये क्लियर है। एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, दैट इज जो आपका डायाफ्राम है बच्चों, ये डोम शेप से फ्लैट शेप का हो जाता है। ठीक है, यानी ये करता क्या है? थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाता है। थोरैसिक वॉल्यूम को भी कहाँ पर बढ़ाता है बच्चों? ये तो ये वर्टिकल एक्सिस पे बढ़ाता है। वर्टिकल यानी देख रहे हो, ये डायाफ्राम है, डोम शेप का है। अब ये ऐसे फ्लैट शेप का हो जाएगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट? ऐसे वॉल्यूम बढ़ने वाला है ऊपर नीचे, तो इसे बोलेंगे बच्चों वर्टिकल एक्सिस पे वॉल्यूम को बढ़ाना। ठीक है, यानी इसी को बोला जाता है एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ाना। तो डायाफ्राम क्या करता है बच्चों? थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर। वेयर एज अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, तो ये मसल सामने मूव कर रही है, या इसका मतलब यहाँ पर सामने मूव होगा तो थोरैसिक वॉल्यूम हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा। हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा इसका मतलब डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस के ऊपर बढ़ेगा। तो आपको बच्चों ये याद रखना है दैट जो डायाफ्राम होता है ये आपका थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाएगा एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर। डायाफ्राम थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर ये डायाफ्राम थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाएगा। वेयर एज जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है बच्चों, ये भी थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाती है, यानी ये भी थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाएगी। बट कैसे बढ़ाएगी बच्चों? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस के ऊपर। कैसे बढ़ाएगी? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस के ऊपर बढ़ाएगी। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर है। अभी इनहेलेशन आपको समझ में आ गया, तो एक्सहेलेशन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओके, एनसीईआरटी की डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एयर एंटरिंग इनसाइड द लंग्स, एयर लंग्स के अंदर एंटर हो रही है बच्चों, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा? इसीलिए इसे इनहेलेशन बोला जाता है। तो एयर एंटरिंग लंग्स, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इनहेलेशन बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? इंस्पिरेशन बोलेंगे। इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, एयर एंटर क्यों करती है बाहर से अंदर? क्योंकि लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है। लंग्स के अंदर का प्रेशर क्यों कम होता है? बिकॉज लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ता है? देखो, रिब्स एंड स्टर्नम ऐसे ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर क्यों होंगे? बिकॉज यहाँ पर बच्चों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर रिब्स एंड स्टर्नम कैसे करेंगे? अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, जिसके वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड सिमिलरली डायाफ्राम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डायाफ्राम की वजह से भी थोरैसिक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब लंग के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। एंड प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी? एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको क्लियर है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब रिब्स एंड स्टर्नम आपके क्या होते हैं? अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं। इसका मतलब ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम बढ़ता है। तो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पर वॉल्यूम बढ़ेगा। वेयर एज अगर मैं डायाफ्राम की बात करूँ, तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों, तब वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट्स? वो ऐसे नीचे हो जाता है, नीचे हो जाएगा। इसका मतलब वो ऐसे एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। तो डायाफ्राम की वजह से क्या होगा? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? एक्सपीरेशन बोला जाता है। ठीक है, एक्सहेलेशन को ही दूसरा नाम क्या देंगे? एक्सहेलेशन को ही दूसरा नाम बोला जाता है एक्सपीरेशन। ठीक है, अब ये जो एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? एल्वियोलाई की जो एयर होती है, एल्वियोलाई की एयर यानी हमारे बॉडी के अंदर की जो एयर होती है, इसे हमें क्या करना है? बाहर
फेंक देना है, ठीक है। एंड ये एयर हमें बाहर क्यों एक्सेल आउट करनी है, बिकॉज ये एयर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है एंड हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमारे बॉडी के अंदर नहीं चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमारे बॉडी के अंदर आती है तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए एक्सेलेशन या फिर एक्सपीरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, CO2 रिच एयर, CO2 रिच एयर is exhaled out of the body, is exhaled out of the body। इसी को ही बच्चों एक्सेलेशन या फिर एक्सपीरेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस करने के लिए बच्चों 3 सेकेंड्स लगते हैं। कितने सेकेंड्स लगेंगे बच्चों, 3 सेकेंड्स। अब ये जो एक्सेलेशन या की प्रोसेस होती है ये पूरी उल्टी होती है इनहेलेशन के प्रोसेस के। जैसे अगर इनहेलेशन की जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। बट अभी इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सेलेशन के अंदर रिलैक्सेशन होता है। किसका रिलैक्सेशन होता है बच्चों, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। तो अगर मैं यहाँ पर मसल्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपीरेशन को अचीव करने के लिए भी सेम मसल्स इन्वॉल्व होती है। कौन सी बच्चों, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पर मसल्स तो सेम है, ठीक है। कौन सी बच्चों, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये तो आपको पता है ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, जब हम इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन कर रहे थे उस टाइम पर ये दो मसल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। अब होगा क्या, ये जो मसल है ये दोनों रिलैक्स करेगी। अब बच्चों डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, इसका मतलब ये फ्लैट शेप का हो गया था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डायाफ्राम आपका फ्लैट शेप का हो गया था। अब रिलैक्स करके ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ये डायाफ्राम वापस आपका डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इनहेलेशन में क्या हुआ, डोम शेप का डायाफ्राम फ्लैट शेप हो गया था। अब रिलैक्सेशन में क्या होगा, ये फ्लैट शेप का डायाफ्राम डोम शेप के अंदर चला जाएगा वापस। तो यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर डायाफ्राम आपका ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जाता है, यानी यहाँ पर फ्लैट शेप से डोम शेप का डायाफ्राम आपका हो जाता है। जैसा था वैसा हो गया, ठीक है, एक्सेलेशन के अंदर। सो फ्लैट शेप से डोम शेप के अंदर क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर रिलैक्सेशन हुआ, ठीक है। डायाफ्राम मसल यहाँ पर रिलैक्स करती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन हुआ, किसका रिलैक्सेशन हुआ, डायाफ्राम मसल का, जिसकी वजह से डायाफ्राम डोम शेप का हो गया, यानी वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। सिमिलरली यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी बच्चों रिलैक्स करेगी। अब इंटरनल नहीं बोलना है, ठीक है, गलती से निकल गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी जब बच्चों रिलैक्स करती है उस टाइम पर होता क्या है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती थी तब रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर रहे थे। अब ये रिलैक्स कर रही है तो इसकी वजह से होगा क्या बच्चों, जो रिब्स एंड जो स्टर्नम होंगे ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे। यानी ये कैसे मूव कर रहे थे, वहां पर मूव कर रहे थे ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो यहाँ पर रिब्स एंड स्टर्नम कैसे मूव करेंगे, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड एंड डाउनवर्ड आपके रिब्स एंड स्टर्नम मूव करेंगे, यानी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं, जहाँ थे वहाँ पर चले जाएंगे। रिब्स एंड स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या बच्चों, देखो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये दोनों रिलैक्स हो गई, ठीक है। यहाँ पर लिखती हूँ रिलैक्सेशन, किसका रिलैक्सेशन हुआ बच्चों, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब बच्चों जब ये रिलैक्स करती है तब इनकी वजह से, इनके रिलैक्सेशन की वजह से होता क्या है, जो लंग्स का जो वॉल्यूम है दैट इज बच्चों जो थोरासिक वॉल्यूम है, सबसे पहले तो इनके रिलैक्सेशन की वजह से होगा क्या, थोरासिक वॉल्यूम बच्चों कम हो जाएगा, ठीक है। देखो अब डोम शेप से फ्लैट शेप पर आ रहा था तब थोरासिक वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब डायाफ्राम जो है ये वापस फ्लैट शेप से डोम शेप पे जा रहा है तो वापस वॉल्यूम कम हो गया। सिमिलरली जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तब रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर रहे थे, आउटवर्ड मूव किए, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर रिलैक्स हो गई मसल, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो गई तो रिब्स और स्टर्नम वापस अपने पोजीशन पे आ गए, यानी थोरासिक वॉल्यूम यहाँ पर बच्चों कम हो गया। तो ये जो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है इन दोनों मसल के रिलैक्सेशन की वजह से थोरासिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था अगर थोरासिक वॉल्यूम कम हो गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी आपका लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। सो थोरासिक वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ये इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी आपका कम हो जाएगा। एंड अगर वॉल्यूम कम होता है तो अभी मैंने आपको बताया
बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया तो यहाँ पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर दैट इज लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब किसके कंपैरिजन में बढ़ेगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये यहाँ पर कम होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कम होगा एंड लंग्स के अंदर का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 760 mmHg से भी ज़्यादा हो जाएगा आपका लंग्स का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो एयर क्या करेगी बच्चों, ये एयर मूव करेगी। हाई प्रेशर कहाँ पर है, लंग्स के अंदर। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड एनवायरमेंट। ठीक है, तो हमारे बॉडी से दैट इज हमारे लंग्स से ये कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, सो आई होप बच्चों ये क्लियर है। लंग्स से यानी हमारे बॉडी से बाहर चली जाएगी, यानी हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे एयर मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। एंड अगर एयर बाहर मूव करती है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बच्चों एक्सहेलेशन। इसी को क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन। आई होप बच्चों ये क्लियर है। यानी हमने सांस पहले अंदर ली थी इन्हेलेशन, अब हमने छोड़ दी। छोड़ क्यों दी बच्चों, बिकॉज यहाँ पर मसल्स रिलैक्स करते हैं। समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक्सहेलेशन को ही एक्सपीरेशन बोला जाता है। इसके अंदर CO2 रिच एयर बाहर निकलती है बॉडी के, एंड इसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमारे बॉडी के अंदर रहती है तो हमारी डेथ होती है। ठीक है, इसीलिए हमें CO2 रिच एयर को बाहर ही फेंकना है। ठीक है, क्योंकि CO2 हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। अब ये करने के लिए बच्चों 3 सेकेंड्स लगते हैं। इसके अंदर 2 मसल्स इन्वॉल्व होती है, वही 2 मसल जो इंस्पिरेशन या फिर इन्हेलेशन के अंदर इन्वॉल्व थी, वही मसल यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। बस होता क्या है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बच्चों रिलैक्स करेगी। रिलैक्स करने की वजह से होता क्या है, थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम दैट इज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम अगर कम हो गया तो वॉल्यूम एंड प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, दैट मीन्स लंग्स का प्रेशर बढ़ गया। लंग्स का प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर अभी कम है। तो एयर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी बच्चों, लंग्स के अंदर से बाहर मूव करेगी। इसी को क्या बोला जाता है, एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन बोला जाता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो मसल का रिलैक्सेशन हुआ है बच्चों। यहाँ पर अगर मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, इसका मतलब मसल को रिलैक्स करवाने में हमें एनर्जी नहीं लगती। इसीलिए बच्चों एक्सहेलेशन जो होती है, एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है ये बच्चों पैसिव प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है बच्चों, ये पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्यों बोलेंगे इसे, बिकॉज रिलैक्सेशन, मसल्स को रिलैक्स करवाने में एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, हमेशा याद रखना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में एनर्जी लगती है, रिलैक्स करवाने में एनर्जी नहीं लगती। तो मसल यहाँ पर रिलैक्स हो रही है, इसका मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए, एक्सहेलेशन को करने के लिए एनर्जी नहीं लगती। एंड जिस भी प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी नहीं लगती उस प्रोसेस को बच्चों पैसिव प्रोसेस बोला जाता है। तो एक्सहेलेशन आपकी कैसी हो गई बच्चों, पैसिव प्रोसेस हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्लियर है। अभी इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टूडेंट्स हमारा फोर्सिबल एक्सपीरेशन। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर, फोर्सिबल एक्सपीरेशन। अब देखो ये तो नॉर्मल इन्हेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन की बात हो गई, नॉर्मल इन्हेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन जो अभी हम कर रहे हैं। अब फोर्सिबल एक्सपीरेशन क्या होता है, देखना फोर्सिबल, सबसे पहले इंस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन, फोर्सिबल इंस्पिरेशन या फिर फोर्सिबल इन्हेलेशन, यानी यहाँ पर फोर्सिबल भी बोल सकते हो, फोर्सफुल भी बोल सकते हो। तो फोर्सफुल के अंदर या फिर फोर्सिबल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हम क्या करते हैं, फोर्सफुल इन्हेलेशन के अंदर मान लो नॉर्मली सांस ली और ज़्यादा सांस ली, तो ये जो मैंने और एक्स्ट्रा वाली ली है इसे बोला जाता है बच्चों फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, फोर्सफुल भी लिख सकते हो वैसे, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन को करने के लिए क्या लगता है, देखना फोर्सफुल इंस्पिरेशन में क्या होगा, जैसे नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होता है, अभी डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फिर फोर्सफुल इन्हेलेशन के अंदर भी वही होगा। बस यहाँ पर होता क्या है, जो डायफ्राम
और जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल इनहेलेशन के वक्त ये नॉर्मल वे में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बट यहाँ पर जो डायाफ्राम एंड जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं ये और भी ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड फोर्सफुल इनहेलेशन होता क्या है, बहुत सारी एयर अंदर लेना, यानी नॉर्मली हम इतने ले रहे हैं, जैसे हम योगा करते वक्त करते हैं ना, जैसे नॉर्मली हम ऐसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं, योगा करते वक्त हम एक्स्ट्रा सांस लेते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ दी फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है, यानी ज़्यादा एयर अंदर लेना, ठीक है। मोर एयर कम्स इनसाइड बॉडी, ज़्यादा एयर बॉडी के अंदर लेना। तो इसके अंदर होगा क्या बच्चों, यहाँ पर डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, प्लस यहाँ पर और भी दूसरी एडिशनल मसल्स इन्वॉल्व होती है बच्चों, ठीक है। पहला तो ये, प्लस दूसरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के लिए और भी ज़्यादा एडिशनल मसल्स इन्वॉल्व होंगी बच्चों, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, एडिशनल मसल्स होती है हमारे बॉडी के अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं, एडिशनल मसल्स आर इन्वॉल्व। और भी मसल्स यहाँ पर हैं, 3 मसल्स के नाम बच्चों आपको याद रखने हैं। ये एडिशनल 3 मसल्स जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फोर्सफुल इनहेलेशन आपका होता है। जैसे पहली मसल है बच्चों यहाँ पर पेक्टोरालिस माइनर, पेक्टोरालिस माइनर मसल, ठीक है। उसके बाद बच्चों है स्कैलीन मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल, उसके बाद है स्कैलीन मसल, उसके बाद है बच्चों स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। सो एडिशनली बच्चों डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये तो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, बट ये कुछ 3 एडिशनल मसल्स होती हैं, पेक्टोरालिस माइनर मसल, स्कैलीन मसल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ये भी मसल क्या करती है बच्चों, ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड इन सब के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्सफुल इनहेलेशन दैट इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता है। अब बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये सारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, राइट, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब इनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी लगेगी, यस और नो, एनर्जी लगेगी, इसका मतलब ये प्रोसेस होती है बच्चों एक्टिव प्रोसेस। तो जो आपका फोर्सफुल इनहेलेशन का जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, एक्टिव प्रोसेस है। अब नेक्स्ट है बच्चों फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल इनहेलेशन हमने देख लिया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन देख लिया, नाउ वी आर सीइंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, या फिर इसी को बोलेंगे फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इसके अंदर क्या होता है, मान लो मैंने सांस छोड़ दी, अब मैं और सांस छोड़ रही हूँ, फोर्सफुली सांस छोड़ रही हूँ, ठीक है, यानी नॉर्मली हम जो सांस छोड़ते हैं उससे ज़्यादा सांस को छोड़ना, इसे बोला जाता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के अंदर बच्चों कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसका, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा एब्डोमिनल मसल्स का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा बच्चों, यहाँ पर एब्डोमिनल मसल का एंड आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का। देखो इंटरकोस्टल मसल में 2 बताई थी, बाहर के साइड वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अंदर के साइड वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पर फोर्सफुल एक्सहेलेशन या फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के लिए यहाँ पर आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है। तो यहाँ पर फोर्सफुल एक्सहेलेशन या फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा, एंड इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर बच्चों फोर्सफुल एक्सहेलेशन अचीव होता है, ठीक है। अब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का, जिसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा हवा आपकी बाहर निकलती है, ठीक है। एब्डोमिनल मसल कहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों, डायाफ्राम के नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पर जो मसल प्रेजेंट होती है उसे एब्डोमिनल मसल बोला जाता है, आपके पेट के पास वाली, ठीक है। तो होता क्या है, देखो नॉर्मली सांस छोड़ रहे हो, अब फोर्सफुली छोड़ो, ऐसे जब आप छोड़ते हो, जब कपालभाति करते हो ना, तब आप जब सांस छोड़ते हो तो आपको फील भी होता है पेट आपका अंदर बाहर जाता है, राइट। तो ये किसकी वजह से जाता है, बिकॉज वहाँ पर एब्डोमिनल मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है, एंड इसकी वजह से ही आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है। अब बच्चों अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसका मतलब बच्चों जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन की प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस होती है बच्चों, एक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको सारे के सारे क्लियर हैं। एक बारी आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। देखो हमने मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग को स्टार्ट किया था। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग में बच्चों हमने पढ़ा दैट ब्रीदिंग 2 स्टेजेस में अचीव होती है। सबसे पहली स्टेज होती है इनहेलेशन
इसी को बोला जाता है इंस्पिरेशन। एंड दूसरी स्टेज होती है आपकी एक्सहेलेशन, इसी को बोला जाता है एक्सपीरेशन। सबसे पहले इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, उस एयर को हम इनहेल करेंगे बच्चों, इसी को इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन बोला जाता है। ये प्रोसेस को करने के लिए 2 सेकेंड्स लगते हैं। ये प्रोसेस कैसी होती है बच्चों, 2 मसल्स की वजह से होती है। फर्स्ट मसल इज डायाफ्राम एंड सेकेंड मसल इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब डायाफ्राम तो आपको पता ही है, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरैसिक कैविटी जो है, थोरैसिक ऊपर एब्डोमिनल नीचे, इनके बीच में जो पार्टीशन प्रेजेंट होता है उसी को डायाफ्राम बोला जाता है। एंड सेकेंड जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब 2 रिब्स के बीच की जो मसल होती है उसे इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है। इस इंटरकोस्टल मसल में भी जो बाहर के साइड प्रेजेंट है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो अंदर के साइड प्रेजेंट है दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल। तो यहाँ पर होता क्या है, जो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करती है। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। एंड अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम दैट इज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड अगर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो आपको पता ही है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया। किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg, उसके कंपैरिजन में आपका लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया, 760 mmHg से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा अंदर का प्रेशर कम, तो एयर क्या करेगी, बाहर से अंदर मूव करेगी हमारे बॉडी के। एंड एयर जब हमारे बॉडी के अंदर आती है इसी प्रोसेस को इनहेलेशन बोला जाता है। अब होगा क्या बच्चों, ये इनहेलेशन के अंदर डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी लगती है, इसीलिए ये जो इनहेलेशन की प्रोसेस है इसे हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। सिमिलरली हमने पढ़ा बच्चों एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन, जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर की एयर को हम बाहर निकालते हैं। बॉडी के अंदर की एयर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है जिसे हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। ये करने के लिए बच्चों 3 सेकेंड्स का टाइम हमें लगता है। 2 मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, सेम डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन के अंदर क्या हो रहा था, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। अब एक्सहेलेशन के अंदर क्या होगा बच्चों, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगी। इनके रिलैक्सेशन की वजह से बच्चों जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। एंड अगर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में बढ़ा, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 760 mmHg, तो 760 mmHg से भी हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हमारे बॉडी के अंदर से हमारे बॉडी के बाहर मूव करेगी, इनसाइड टू आउट। इसी को बोला जाता है बच्चों एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन। अब ये किसकी वजह से हुआ, रिलैक्सेशन की वजह से। मसल्स रिलैक्स की इसीलिए, तो मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए हमें एनर्जी नहीं लगती बच्चों, तो इसीलिए एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस होती है, बिकॉज इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी नहीं लगती। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फिर फोर्सफुल इनहेलेशन। इसके अंदर होता क्या है, हम जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं इससे भी ज़्यादा सांस हम लेंगे, जैसे नॉर्मली सांस ले ली और सांस ले ली, ठीक है। तो ये जो फोर्सफुल इनहेलेशन है इसको करने के लिए कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये 2 मसल्स क्या करेगी, स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। प्लस ये दोनों मसल्स के साथ साथ ही कुछ एडिशनल मसल्स भी होती है जो फोर्सफुल इनहेलेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, जिसके अंदर पहली मसल है पेक्टोरालिस माइनर मसल, उसके बाद स्कैलिन मसल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ये तीनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, प्लस डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड इनके रिजल्ट से फोर्सफुल इनहेलेशन आपका होता है। अब ये सारी मसल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी लगती है, तो यहाँ पर आपको एनर्जी लगेगी, विच मीन्स ये प्रोसेस बच्चों एक्टिव प्रोसेस होता है। उसके बाद बच्चों लास्ट है फोर्सफुल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल एक्सपीरेशन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसका कॉन्ट्रैक्शन, एब्डोमिनल मसल का एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यानी देख रहे हो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सिर्फ फोर्सफुल एक्सपीरेशन करवाती है, बाकी सारे के सारे
फेनोमेनन जो हमने पढ़े ब्रीदिंग के अंदर, उन सब के अंदर आपकी एक्सटर्नल वाली इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बट इंटरनल इंटरकोस्टल इज द ओनली वन जो क्या करवाएगी, फोर्सफुल एक्सपीरेशन करवाएगी। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है एब्डोमिनल मसल का एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, इसका मतलब एनर्जी लगेगी, यहाँ पर एनर्जी लगेगी, इसका मतलब फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ये भी आपकी एक्टिव प्रोसेस होती है। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर समरी के फॉर्म में लिखूँ तो हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो सबसे पहले हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर नॉर्मल इनहेलेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, नॉर्मल एक्सहेलेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड फोर्सफुल इनहेलेशन, ठीक है। तो फोर्सफुल इनहेलेशन लिख देती हूँ पहले एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन मान लो। ये फेनोमेनन हमने 4 मैकेनिज्म्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है देखना, यहाँ पर नॉर्मल इनहेलेशन, उसके बाद फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन, ये तीनों प्रोसेस आपकी एक्टिव प्रोसेस होती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नॉर्मल एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है यही सिर्फ पैसिव प्रोसेस है, यानी यही ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो नॉर्मल एक्सहेलेशन ही आपकी पैसिव प्रोसेस है। इनको छोड़ के बाकी सारी की सारी प्रोसेसेस कैसी है बच्चों, एक्टिव प्रोसेस है। अब अगर बच्चों मैं बात करूं नॉर्मल हेल्दी पर्सन की, ठीक है, तो एक ब्रेथ जो होता है, ब्रेथ यानी क्या होता है, एक ब्रेथ यानी क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताना ज़रा, एक ब्रेथ यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ब्रेथ यानी एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। ये जो एक ब्रेथ यानी जब एक सांस ले ली, एक सांस छोड़ दी, तो एक बार इनहेलेशन एंड एक बार एक्सहेलेशन, इन दोनों को कंबाइनिंगली मिलाकर एक ब्रेथ बनती है। तो यहाँ पर 1 इनहेलेशन, 1 टाइम्स इनहेलेशन एंड 1 टाइम्स एक्सहेलेशन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, इसी से ही एक ब्रेथ बनती है। तब अब मुझे बताना दैट एक ब्रेथ, इस एक ब्रेथ जो होती है इसके अंदर एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन है, तो मुझे बताना बच्चों 1 मिनट के अंदर हेल्दी ह्यूमन बीइंग कितनी ब्रेथ्स लेता है। आप करोगे कैलकुलेट, लगा दो टाइमर अपने घर पे वॉच पे, ठीक है। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बताना ज़रा हेल्दी ह्यूमन बीइंग कितना ब्रेथ लेता है। हेल्दी ह्यूमन की बात हो रही है, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन आप हो क्या, हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। आई प्रे कि आप ऑब्वियसली होने चाहिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो यहाँ पर एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर 1 मिनट के अंदर कितने ब्रेथ्स होते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट होते हैं। 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 12 से 16 ब्रेथ्स लेता है। एंड एक ब्रेथ के अंदर एक बार इनहेलेशन भी आ गया, एक बार एक्सहेलेशन भी आ गया, ठीक है। तो 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट, ये तो हेल्दी ह्यूमन का हो गया। बट बच्चों मान लो अगर आपको बुखार आ गई, आपको अगर फीवर है, तो फीवर के केस में आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फीवर है तो उस टाइम पर आपका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। आपने नोटिस भी किया होगा बहुत बार दैट फीवर के केस में क्या होता है, आप फास्ट ये करते हो, ब्रीथ करते हो, ठीक है, ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन्फेंट्स की, छोटे बच्चे जो होते हैं इन्फेंट्स, ठीक है, छोटे बच्चे यानी 1 साल के नीचे वाले, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर भी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। यानी हमारा 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट है, इनका ज़्यादा होगा, ठीक है। कितना होगा इनका, मतलब 12 से 16 एवरेज अडल्ट का लिखा है, ठीक है। तो इन्फेंट्स में 12 से 16 नहीं होता, इनके अंदर ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है 1 मिनट के अंदर, इसीलिए आप देखोगे वो बहुत फास्ट सांस लेते हैं। अगर आपने कभी देखा है तो बहुत ऐसे फास्ट उनका ये चलता है, जैसे हम सांस लेते तो हमारा पेट और ये ऐसे स्लोली बाहर अंदर होता है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत नाजुक वे में, ऐसे बहुत डेलिकेट होते हैं ना यार, तो बहुत नाजुक वे में उनका फास्ट ब्रेथ उनके होते हैं, ठीक है। तो उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है बच्चों। उसके बाद फीवर के अंदर भी ब्रीदिंग रेट बढ़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, यस, तो अगर मैं बात करूँ बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर जब CO2 बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारे ब्लड का जब CO2 बढ़ जाता है तभी भी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है, उस टाइम पर भी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगी। तो बच्चों नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट होते हैं। बट अगर किसी को फीवर हो तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है। उसके बाद जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर अगर CO2 का लेवल बढ़ जाए तभी भी हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड एक ब्रेथ के अंदर एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो है आपको
सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर याद हो गए। बहुत इजी है, देखना आपको 2 ही प्रिंसिपल पे ये काम करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल तो बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ यानी जहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। एंड दूसरा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। दैट्स इट। ये 2 प्रिंसिपल्स अगर आपको आते हैं तो यू डोंट नीड टू वरी। चलो, थैंक यू सो मच। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। अभी आपके 3 से 4 लेक्चर्स आएंगे एंड देन ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, एमसीक्यू नहीं लगेंगे। रीज़न हो ही नहीं सकता, बिकॉज इतने डिटेल में मैं सब समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये और एक चीज़, एक्सलेशन की डायग्राम रह गई है शायद, हाँ एक्सलेशन की डायग्राम रह गई, ठीक है। अच्छा हुआ याद आ गया, यस एक बार ले लेते हैं। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, इतने डिटेल में मैं चीज़ें करवा रही हूँ तो आपका कोई रीज़न है ही नहीं कि क्वेश्चन लगेगा नहीं, ठीक है। तो एमसीक्यू भी साथ के साथ में सॉल्व करो। एंड टेस्ट पेपर, ये चैप्टर होने के बाद इसका टेस्ट पेपर मैं डाल दूंगी टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। सो एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सहेलेशन बोलेंगे, या फिर इसी को ही क्या बोला जाता है, एक्सपीरेशन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो वॉल्यूम होता है थोरैसिक कैविटी का, जो वॉल्यूम होता है ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज करेगा। धूप की वजह से इतना ज़्यादा फोन टैब इतना ये हो रहा है ना, हैंग हो रहा है। चलो, एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर। तो वॉल्यूम यहाँ पर स्टूडेंट्स कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों। प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब एयर अंदर से बाहर मूव करेगी। यहाँ पर देखो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, रिब्स एंड स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। ओरिजिनल पोजीशन पे क्यों आएंगे, बिकॉज यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है बच्चों। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी, यहाँ पर रिलैक्स करेगी, इसीलिए डायाफ्राम और रिब्स एंड स्टर्नम आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। एंड डायाफ्राम भी आपका रिलैक्स करेगा, यानी फ्लैट शेप से डोम शेप के अंदर डायाफ्राम आपका चला जाएगा एक्सहेलेशन के अंदर, ठीक है। प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो एयर बाहर चली जाएगी। तो ये देखना, एयर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स। आई होप स्टूडेंट्स ये डायग्राम क्लियर है, ये सारा आपको समझ में आया। चलो, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।